जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज है 17 सितंबर। तो आज की न्यूज़पेपर में क्या खास है, आइए देखते हैं। अब आज का अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर देखें तो उसमें फ्रंट पेज पर हमें एससीओ मीट के बारे में देखने को मिलता है। अब देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से जो एससीओ मीट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यही फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर अगर हम रोज़ पढ़ते हैं और ज़्यादा समय उस पर बिताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 टू 20 मिनट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स आपको सर्च करने को भी टाइम लगता है, इसलिए उससे ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर में बिताना ही नहीं है, क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हो कल फिर से रिवाइज़ हो जाएगा, देन उसके बाद और रिवाइज़ हो जाएगा। जैसे एससीओ मीट जो है, एससीओ बोलिए, ब्रिक्स बोलिए, ये सारी चीज़ें जो है हम काफ़ी टाइम से रिवाइज़ कर रहे हैं, है ना? G20 बोलिए, ये सारी चीज़ें हम रिवाइज़ करते रह रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन एससीओ के बारे में आ गया है, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिगार्डिंग हमने कई बार पिछले कुछ दिनों में देखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक, मिलिट्री वाइज, यहाँ पर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है रीजन में रहना चाहिए। 2001 में क्रिएट की गई थी। एससीओ चार्टर साइन किया गया था 2002 में और फोर्स में आया 2003 में। इंडिया और पाकिस्तान 2000 कब कब मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान ने कौन से साल में जो एससीओ है उसको ज्वाइन किया। और अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो लेने वाला है, एंड दूसरी चीज़ होस्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए कल ही मैंने आपको एससीओ के बारे में डिटेल में बताया हुआ था। देन एससीओ के बारे में और कोई आपको इन्फॉर्मेशन, बस उसके चैलेंजेस क्या होते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उसके चैलेंजेस क्या क्या है, एंड देन उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। एंड दूसरी चीज़, क्या यहाँ पर ब्रिक्स जो है अब क्या वो टूथलेस टाइगर बन चुका है, उसका कोई महत्व नहीं रहा है, और एससीओ या फिर जो बिमस्टेक है क्या उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है, बस बाकी कोई इंटरनेशनल इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। एकदम अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर एकदम नीचे मतलब दूसरे पेज पर ही चले गए, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है केदारनाथ टेम्पल के बारे में। अब देखिए, केदारनाथ टेम्पल जो है गोल्डन मेकओवर यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल को देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि गोल्डन जो एक परत है, वो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो चांदी की परत देखने को मिलती है, लेकिन वही अब गोल्डन परत जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। तो अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, क्या इम्पोर्टेंट ये है कि केदारनाथ टेम्पल जो है, कौन से टेम्पल को गोल्डन मेकओवर मिलने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कि मतलब ये अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो समझ लीजिए अगर आप स्केल 3 स्केल 4 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए जो जी के पोर्शन होता है, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। लेकिन अगर हम यूपीएससी परस्पेक्टिव से देखते हैं तो हमें चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। तो चार धाम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है चार धाम पिलग्रिमेज में वो यहाँ पर इंप्रूव की जाए। अब उसमें कौन कौन से आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, है ना, जो हिमालयज में है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हाईवे है वो कनेक्ट करेगा। अब ये जो हाईवे कनेक्ट करने वाला है, इसकी वजह से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए अगर हम यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फ्रंट पेज का। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज मतलब सेकंड पेज पर कोई भी न्यूज़ जो है वो खास नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पर लैंडफिल्स। अब लैंडफिल मैंने यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कल आपने पढ़ा होगा, उसमें से लैंडफिल जो है उसके बारे में मैंने लिख कर भी आपको दी थी इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप मिस मत कीजिए। क्या है, 15-20 मिनट का अपना वीडियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का। उसमें क्या है, सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती है, और क्या होता है, रोज़ 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 फिर रिवीजन भी होती है। तो इसलिए क्या है, मिस करोगे आप तो ज़बरदस्ती का क्या है, काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर लैंडफिल जो है कल हमने इसके बारे में देखा था, मैंने आपको बताया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। इससे क्या होगा, आप ही की प्रैक्टिस होगी। मतलब मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे तो बस ज़्यादा यूट्यूब रेवेन्यू दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे आप ही की मतलब क्या होगा, आप ही का यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, और लिखने की प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं तो रोड क्रैश में काफ़ी लोग मर रहे हैं। अब देखिए, सीट बेल्ट जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो रोड एक्सीडेंट्स है वो न्यूज़ में चल रहे हैं। इसलिए आपको ये भी चीज़ जो है वो पता रहनी चाहिए। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कितने लोग कितने टाइम फ्रेम में मर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हमने देखी थी, है ना, पूरा पेपर में आया था। देन फोर्थ पेज पर आते हैं
तो यहाँ पर कैशव वर्कर जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा राहुल गांधी जी ने बोला। अब यहाँ पर वो केरला से, तो बट ऑब्वियस है केरला की ही न्यूज़ होगी, है ना। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स देखे हैं। हमने यहाँ पर जो रबर सेक्टर है उसके बारे में देखा, हमने यहाँ पर बेसिकली जो कॉटन सेक्टर है उसके बारे में देखा, अब यहाँ पर कैशो सेक्टर जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए अलग अलग सेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर्स कि भाई अब यहाँ पर सिर्फ रबर नहीं कि कहाँ कहाँ उगाया जाता है, रबर के बारे में, बोर्ड के बारे में देखा था, है ना, कॉफ़ी के बारे में देखा। तो कैशू जो है ये भी कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी एटमॉस्फेयर लगता है, वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको कैशो के बारे में भी पढ़ना है। देन उसके बाद अगर बाकी इस पर आते हैं तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जम्मू जो है सेलिब्रेट कर रहा है डोगरा किंग हॉलीडे। तो ये आपको जम्मू जो है उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है ना, पॉलिटिकल लेक्चर्स में जो ये हिस्ट्री है वो। तो वही सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत कुछ पूछा जाएगा। आपको मैच द पेयर में आ सकता है कि वेरियस किंग्स जो है वो कहाँ कहाँ पर थे, मतलब प्रिंसली स्टेट जो है उसके राजा जो है उनका या फिर साम्राज्य पहले का कौन कौन सा था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो एक ही एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा डिटेल में इस एडिटोरियल को। क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। अब देखिए ये अगर आप देखोगे तो हमारा जीएस पेपर 1 जो है, जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 3 जो है, सभी में मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्टिलिटी मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन सोशल इश्यूज अगर आप देखोगे तो उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मतलब सभी जीएस 1 2 3 एंड इवन आप 4 भी ले लो कि भाई मॉरल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, तो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा आपका आंसर जो है यही एडिटोरियल से बन सकता है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी को लेकर। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका आंसर जो है यहाँ पर बन सकता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में देना है। बेसिकली यहाँ पर जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई फर्टिलिटी जो है, मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्टिलिटी जो है वो क्या रोल प्ले करती है, या फिर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी जो है क्या इम्पैक्ट डालेगी हमारी इकोनॉमी पर, या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी जो है क्या वो अच्छी है क्या वो बुरी है। तो ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी है उस पर पहले थोड़ा आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, है ना भाई, बताना पड़ेगा कि हाँ सही में फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। नहीं तो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि डिक्लाइन फर्टिलिटी और आप समझ रहे हो कि फर्टिलिटी तो बहुत इंक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी मतलब क्या? फर्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई अपने पूरे जीवन काल में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे पा रही है। ठीक है, अब अगर पहले आप देखोगे तो पहले 10 10 12 12 बच्चे होते थे। अब अगर आप देखोगे तो दो बच्चे दो ही अच्छे। देन उसके बाद अब एक एक जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं कहीं कहीं पर। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है ना। तो अब यहाँ पर थोड़े फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो फैक्ट्स किस तरीके के हैं? तो एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी जो है ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर डिक्लाइन होती जा रही है पास्ट 70 ईयर से। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50% तक डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है। मतलब पहले अगर आप देखोगे 1951 में तो 5 बच्चे जो है 5 बच्चे पर पर्सन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब 2020 की अगर हम बात करते हैं तो वो सिमट कर 2.4 चिल्ड्रन जो है वो हो चुके हैं। हम देखिए एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए पॉइंट में आ रहा है, नहीं तो 0.4 बच्चा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022। देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई फैक्ट कोट कर रहे हो तो वो कहाँ से कर रहे हो ये आपके जो मेंस है उसमें लिखने के लिए तो ज़रूरी है ही, जब आप इंटरव्यू देते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कहाँ से कोट कर रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 इसके बारे में भी अगर आप पढ़ लोगे तो मतलब आप तो एकदम प्रो एस्पिरेंट हो फिर, है ना, कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस क्या है ये भी मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली करता क्या क्या है, क्या उसके काम है, इसके अलावा भी और कुछ वो चीज़ें बताता है क्या, मतलब फिर तो आप प्रो एस्पिरेंट हो गए हो, फिर तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं कि आप एग्जाम क्लियर करोगे ही करोगे। तो ये हो गया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन को ये जो चीज़ है ये मतलब जो मतलब समझ लीजिए कि पहले तो लोग चाह रहे थे कि इतने इतने बच्चे हो रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो भाई बच्चे जो है वो कम किए जाए। इसके लिए वेरियस गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज जो है वो भी लेकर आ रही थी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ उसकी वजह से वो हम आगे जानेंगे।
देखिए ब्रिटेन जो है उसको इस पार्ट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, इस पार्ट पर पहुंचने के लिए 130 साल लगे। फर्टिलिटी रेट जो है 5 से 2 पर आने के लिए, मतलब 5 बच्चों से 2 बच्चों पर आने के लिए ब्रिटेन को 130 साल लगे। वहीं साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसको सिर्फ 20 साल लगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज की बात करते हैं तो फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट है। मतलब क्या है कि भाई पॉपुलेशन जो है रिप्लेस होती जा रही है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब पॉपुलेशन कंप्लीटली रिप्लेस हो रही है। अगर समझ लीजिए 2.1 पे अगर फर्टिलिटी रेट रहती है या रिप्लेसमेंट रेट रहता है तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी। अगर इससे कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और इससे आगे जाएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब इंडिया जो है वो भी क्या वर्ल्ड से कुछ डिफरेंट परफॉर्म कर रही है? नहीं, इंडिया का भी वही हाल है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल जो है उससे नीचे हमें 2021 में देखने को मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम 2.0 इन 2021। किससे? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, NFHS। इसके हिसाब से जो भी फैक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से लिए हुए होते हैं। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है वो 6 पर वुमेन थी, कि 6 बच्चे वो पैदा कर पा रही थी। और इंडिया को 25 साल लगे 5 पर पहुंचने के लिए। सोचिए आप, यहाँ पर 6 से 5 पर पहुंचने के लिए हमको कितने लगे? 25 साल लगे, है ना। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया की फर्टिलिटी फर्दर डिक्लाइन हुई 4 पर 1990s में। और केरला जो है वो पहला राज्य बना जहां पर फर्टिलिटी रेट जो है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल हमें देखने को मिली, मतलब 2.1 जो है उसके बिलो हमें यहाँ पर केरला पहला ऐसा राज्य था जहां पर देखने को मिली। एंड स्लोली यहाँ पर बाकी जो राज्य है उन्होंने भी फॉलो किया। अब यहाँ पर 2021 का अगर हम सर्वे देखते हैं तो उस हिसाब से सिर्फ ऐसे 5 राज्य है हमारे यहाँ पर जहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर है। वो कौन से हैं? बिहार जहाँ पर 3 देखने को मिलता है, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 एंड मणिपुर 2.2। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि डबल डिजिट में जा रहे हैं, 10 12 ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट रेट के बिलो आ रहे हैं या फिर हम यहाँ पर जो स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिल रही है फर्टिलिटी में, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण हमें बेसिकली 4 देखने को मिलते हैं। अगर हम सोशल कारण देखते हैं तो इसमें सोशल कारण में आता है इंक्रीज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए कारण भी है ना, हमें 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, हर चीज़ हम 3 इसमें डिवाइड, वॉर 3 इसमें डिवाइड करो, आप कोई भी कारण 3 इसमें डिवाइड करो। इससे क्या होता है? आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाती है, ढांचा बनाने में आसानी हो जाती है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल तो हमने देखा कि भाई क्या कारण है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग है वो इंट्रोड्यूस किया था। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं कि यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन उसका जो समझ लीजिए जो प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज यूज़ ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। स्कूलिंग इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि भाई मतलब साल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, पहले ऐसा था कि भाई अगर लड़की है तो 5 साल अगर पढ़ाई कर ली तो बहुत है, अब चलो शादी कर दो, है ना, या फिर दो 1 साल भी स्कूल चली गई, चलो शादी कर लो। अब ऐसा है कि यहाँ पर स्कूलिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एम्बिशन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से शादियाँ जो है वो अब यहाँ पर डिले हो रही है। मतलब जो मीन एज है मैरिज की वो अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। पहले शादियाँ हो रही थी 15 16 साल में, अब यहाँ पर शादियाँ जो है वो अब हो रही है लगभग 25 साल के आसपास जो है। अगर लड़कियां एम्बिशियस है, जॉब करना चाहती है, तो 25 साल जो है वो तो अब यहाँ पर उसके आसपास जो है वो शादियां देखने को मिल रही है। बेटर हेल्थ केयर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनवांटेड चाइल्ड या फिर ऐसी चीज़ें हैं इसको यहाँ पर निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है सोशल फैक्टर में, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो लोअर फर्टिलिटी रेट है वुमेन के एजुकेशन पॉजिटिवली यहाँ पर मतलब इम्पैक्ट कर रहा है ना। मतलब लोअर फर्टिलिटी यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन को भी जा रही है, क्योंकि जो महिला है वो पढ़ रही है, पढ़ने की वजह से क्या हो रहा है ये है कि उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई कि नहीं यार बच्चे दो ही अच्छे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जब औरत पढ़ती है तो अपने आप जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन पढ़ाई करती है। नेक्स्ट जनरेशन पढ़ाई करेगी, फर्दर यहाँ पर डिक्लाइन जो है हमें फर्टिलिटी रेट में देखने को मिलेगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, फर्टिलिटी जो है वो ड्रॉप्स एंड इनकम राइजेस। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा है तो उनकी देखभाल, मतलब डिपेंडेंट्स है ना, डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर अपने आप जो इनकम है वो बढ़ जाएगी।
मतलब बेसिकली क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है हायर रहेगी देन द डिपेंडेंट एज ग्रुप। डिपेंडेंट एज ग्रुप कौन सी होती है? जो काम नहीं कर रही है, मतलब जो पैदा हुए 18 साल तक के समझ लीजिए, एंड देन 60 साल के ऊपर जो रिटायर हो जाते हैं वो। तो ये डिपेंडेंट है एंड ये डिपेंडेंट है ना। बाकी जो बीच में काम कर रहे हैं वो हो गई वर्किंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अगर ये डिक्लाइन हो गया तो ये जो है ये इंक्रीज रहेगा, और जिससे इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये कभी ना कभी आगे ये वाले सेक्टर में भी तो जाएगी, ये वाले भाग में जहाँ पर वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। उस समय पर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर उतने रिप्लेस नहीं करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन को जितने इधर जा रहे हैं। तो वो एक समस्या यहाँ पर खड़ी होती है जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, हायर वर्कफोर्स अगर रहेगा तो वो इनकम को, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, और हायर सेविंग जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फॉलिंग फर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर लो प्रेशर जो है लैंड पर वो भी देगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो ज़मीन जो है उसका हिस्सा ज़्यादा लोग मांगेंगे नहीं, ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो भी प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें जो है वो हो पाएगी। एंड आफ्टर विंडो कंट्री जो है बेनिफिट डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेगा। ह्यूज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में जाएगी, जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई ये वर्किंग पॉपुलेशन है, ये डिपेंडेंट्स है, और ये इधर भी डिपेंडेंट्स है। तो ये जो है ये अक्सर क्या होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन जब इधर जा रही है तो इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं कि ये इनको रिप्लेस कर देते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कम लोग हैं तो ये यहाँ पर कम लोग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। जापान जो है ये पहली कंट्री थी जिसने इम्प्लीकेशन जो है फॉलिंग फर्टिलिटी रेट का वो यहाँ पर सफ़र किया। तो अब ये नेगेटिव एस्पेक्ट है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बाकी भी एशियन कंट्री, साउथ कोरिया बोलिए, बाकी भी कंट्रीज जहाँ पर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट जो है प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन पर वो यहाँ पर गिरता है, और वर्किंग पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फॉलिंग फर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर क्रिएटिव कैपेसिटी जो है ह्यूमन काइंड की वो भी ले लेती है कि भाई कम हो जाए, क्योंकि क्या है जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर होती जाती है और इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें आती है। वो अगर नहीं होगी तो क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। एजिंग पॉपुलेशन जो है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नेगेटिवली यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है बहुत ही बुरी तरीके से। मतलब जो गवर्नमेंट है, अब वर्किंग अगर पॉपुलेशन समझ लीजिए डिपेंडेंट ज़्यादा हो गई है ना, और उसको वर्किंग पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है गवर्नमेंट पर वो भी इंक्रीज हो जाएगा डिपेंडेंसी रेशो का, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड भाई ये गलत है, कैसे हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जो फर्टिलिटी रेट है उसको, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म जो है लेबर मार्केट में वो इंड्यूस किया जा सकता है मोर फ्लेक्सिबल तरीके से, कि महिलाएं जो है, अभी क्या हो रहा है, महिलाओं का वर्क शेड्यूल इतना टाइट रह रहा है कि वो मतलब बेसिकली क्या है, फर्टिलिटी रखना नहीं चाह रही है, बच्चे नहीं, पापा इतनी ठीक है, काम इतना बढ़ गया है, बच्चों को कौन संभालेगा, दोनों माँ बाप जो है बाहर जाते हैं तो बच्चे कौन देखेंगे। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है। तो इसमें क्या है, इसमें हम रिफॉर्म ला सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा चिल्ड्रन इनकरेज किया जा सकता है, महिलाओं को ज़्यादा बच्चे जो है वो रखे, एंड नॉन वर्किंग मदर टू एंटर लेबर मार्केट, है ना। एंड उसी के साथ यहाँ पर जर्मनी जो है उन्होंने यहाँ पर बर्थ के लिए बूस्ट किया है लिबरल लेबर लॉज। यहाँ पर ज़्यादा पेरेंटल लीव जो है, बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आईवीएफ वुमेन के लिए बिलो 40 ईयर्स, एंड यहाँ पर रिसेंटली नेशनलाइज आईवीएफ क्लिनिक्स। मंथली कैश पेमेंट जो है पोलैंड की तरफ से वो दिया जा रहा है पेरेंट्स को, दो जो बच्चे से ज़्यादा जिनको है कैश पेमेंट दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर तो जिनको दो बच्चे ज़्यादा है भाई सरकारी इसमें नहीं है, तो मतलब अलग अलग पॉलिसीज होती है। रशिया जो है उसने भी यहाँ पर किया है मदर हीरोइन टाइटल, मतलब जो यहाँ पर 10 से ज़्यादा बच्चे रेस कर रही है उनको वन टाइम पेमेंट 13 लाख रुपए, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये भी तो मतलब समझ लीजिए कि बाकी देश जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इन पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी हम यहाँ पर लिबरल लेबर रिफॉर्म्स लेकर अगर आते हैं, हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड हायर फोकस ऑन न्यूट्रिशन हेल्थ, ये यहाँ पर इंश्योर कर सकता है आउटपुट लोअर फर्टिलिटी रेट के बावजूद, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। तो अच्छे तरीके से जो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पॉइंट वाइज लिख लो, पहले फैक्ट्स लिखो, ठीक है, पहले आपने फैक्ट्स लिख लिए, देन उसके बाद यहाँ पर जो इम्प्लीकेशन है बेसिकली
मतलब क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो बेनिफिट क्यों फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है, देन उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं, उसके चैलेंजेस क्या क्या है, एंड देन उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है जो हमने यहाँ पर देखा है, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो मतलब लोअर फर्टिलिटी रेट अच्छी है, लेकिन बहुत ही अगर नीचे चली जाती है, इफ़ यू गो बिलो रिप्लेसमेंट रेट, देन इट कुड हैम्पर आवर इकोनॉमी इन द फ्यूचर रन, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी कुछ भी खास जो एडिटोरियल्स है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, इवन दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। चलो, तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल पेज जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। मेटल रेप जो है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, तो इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, मैंने ही बनाए हुए हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो एकलव्य स्कूल्स के बारे में बात की जा रही है। एकलव्य स्कूल्स, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। एकलव्य स्कूल्स के बारे में जो बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है एकलव्य स्कूल जो रेसिडेंसी स्कूल्स है, कि क्वालिटी क्वालिटी यहाँ पर बेसिकली मिडिल एंड हायर एजुकेशन लेवल एजुकेशन है शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को रिमोट एरियाज में दिया जा सके। ठीक है, मतलब उनको यहाँ पर एजुकेशन कोर्सेज, हायर एजुकेशन कोर्सेज, जो गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा सके, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, ये है एकलव्य स्कूल्स। ठीक है, देन बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्लैश फ्लड आ रहा है। फ्लैश फ्लड के बारे में भी हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा फ्लैश फ्लड के बारे में। बाकी अगर आप देखोगे तो वही सब चीज़ें चल रही है, एससीओ में क्या क्या हो रहा है एंड क्या क्या नहीं हो रहा है, उसी के बारे में चर्चाएं चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी सेक्शन में आते हैं, तो इन्फ्लेशन को करने के लिए रेट हाइक, ये सब बात की जा रही है। मैंने आपको कल ही बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 लोग होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के इंक्लूडिंग गवर्नर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करते हैं 4 ± 2 इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7% अपना 7% के ऊपर इन्फ्लेशन देखने को, मतलब 6% के ऊपर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें रेट हाइक, मतलब आरबीआई जो है अपने रेपो रेट बोलिए, ये सब हाइक जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें होती है। अब रेपो रेट अगर हाइक किया जाता है तो मतलब क्या है, जो कंपनीज हैं उनको लोन नहीं मिलेगा, मतलब उनका बिजनेस जो है वो हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से जो बेसिकली शेयर मार्केट है वो डाउन आता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ग्लोबल ग्लूज की वजह से भी सेंसेक्स जो है काफ़ी स्लाइड हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर एस बी आई डबल डिजिट डिपॉजिट ग्रोथ, तो ये न्यूज़ से अब एस बी आई ऑलरेडी काफ़ी हाई पे चल रहा था, मतलब हाई पे आ चुका था एस बी आई, ऑल टाइम हाई, तो अब यहाँ पर और ऊपर जो उसके शेयर के प्राइसेस जा सके। आई बी बी आई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब कोई भी कंपनी अगर दिवालिया हो जाती है तो उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से किया जाए, ये आपने कई बार पढ़ा हो, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। तो आईबीबीआई रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें जो न्यूज़पेपर है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।